हेलो एवरीवन, दिस इज खुशवंत फतनानी। आज के क्लास 12th के सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइक ऑलवेज, बिफोर वी डू, let us join together for a short prayer and meditation session. Request all of you to close your eyes, to bring a smile on the face, and let's begin. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in once again and breathe out. Let a smile on the face stay there. For next 15 seconds of my life, I am nothing and I don't want anything. आने वाले 15 seconds के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. For just 15 seconds of my life, let me be free of any desire of having anything. I want nothing. For the next 15 seconds. Take a deep breath in and out. Let us all pray together for everyone across this globe, across this universe. सबके लिए प्रार्थना करते हैं. I will request all of you to repeat after me. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. Slowly and steadily, you may open your eyes. All right, class, let's start. So here is the board. हम लोगों को एक आदत बनानी है, वो ये है कि एवरी क्लास जैसी हो जाएगी ना, तो हमें उसी दिन, है ना, और अगली क्लास से ठीक पहले रिवीजन जरूर करना है ना. दिस इज वन. सेकेंड इज क्लास टाइम पर आना है, राइट? ठीक है. तो okay, now chapter is electrostatics, so I will request one of you to let others know कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है. ठीक है. So let us take करुणा. हाँ करुणा, can you give us a brief? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? Yes करुणा, one by one, a quick revision of everything we have read in the last class. Oh, yes, sir. So we studied about epsilon naught and then epsilon relative permittivity. All right. हमने Conservation के बारे of में charge. जाना, एप्सिलॉन नॉट के बारे में जाना, रिलेटिव एप्सिलॉन के बारे में जाना, है ना. इसको अपन ने रिलेटिव परमिटिविटी कहा, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. ठीक है. हाँ, आगे बोलो.
Then conservation of charge. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझा हमने. ओके. And then Coulomb's law. कूलम्ब लॉ. ऑल राइट. ठीक है, बहुत बढ़िया. व्हाट नेक्स्ट? एनीथिंग एल्स? And a brief revision of vectors. हाँ, फिर हमने क्विकली वेक्टर्स का रिवीजन किया. ठीक है. वेक्टर्स क्लास 11th का टॉपिक है ना, ऑल्दो क्लास 12th का नहीं है, बट देन इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर्स की समझ बहुत जरूरी है, इसीलिए फिर अपन ने क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से टाइम देकर वेक्टर्स का रिवीजन किया. ठीक है. करुणा, डिड आई मेक यू ऑल राइट कि अपन इस क्लास को कौन से टॉपिक से शुरू करेंगे? No, sir. याद करो. कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म याद आ रहा है? Yeah. ठीक है. तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से शुरुआत करते हैं, बट बिफोर आई प्रोसीड, कोई है जिससे आप लोगों में से कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो? एनीवन इन द क्लास? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है अब तक जो पढ़ा हमने उसमें? चलो ठीक है, अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो. एनीवन? एनीवन? कूल. या ऑल राइट. तो शुरुआत करते हैं वेक्टर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से. राइट, इसको लिखेंगे सभी लोग. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है. हाँ, तो अब देखो, अपन ना ऐसा अज्यूम करते हैं, राइट. आप लोगों को लास्ट क्लास से रिवीजन करके आए हो ना सभी लोग, बिकॉज दैट इज वेरी एलिमेंट, लाइक वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, है ना. ऐसे ही नहीं आना है क्लास, रिवीजन करके आना है. ठीक है. ओके. तो देखो, अब अगर सपोज हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स, राइट. एक है, और वो दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, पॉइंट चार्जेस की तरह काम कर रहे हैं. पॉइंट चार्ज मतलब सारा चार्ज एक पॉइंट पे एक्यूमुलेटेड है. लेट्स से द चार्जेस आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली. ठीक, ये ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन है. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, इन चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर बना देते हैं. याद आ रहा है ना, पोजीशन वेक्टर सबको याद आ रहा है. ठीक है. तो ये अपन ने बना दिया पोजीशन वेक्टर फॉर द टू चार्जेस. लेट द पोजीशन वेक्टर बी R1 एंड R2. वेक्टर है इसीलिए अपन उसके टॉप में एरो हेड बना रहे हैं, है कि नहीं, राइट. ठीक है. R1 और R2, ये जो दो अपन ने एरोस बनाए हैं, है ना, दिस इज R2, दिस इज R1. अब अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं. देखना किस तरह से. सो I am drawing a vector. Have a look. Can anyone tell me इस वेक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? हर्ष, ट्राई करो. Yes, हर्ष, इस वेक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए from what we have read in the last class? हाँ हर्ष, कोशिश करो. R1 plus R2. एक बार दोबारा कहो हर्ष, क्या बोल रहे हो, जोर से. R1 plus R2. दोबारा सोचो, दोबारा सोचो. अपन ने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़ा था, याद करो. कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? देखो, कोई एक पॉइंट से अपन दो वेक्टर्स लेते हैं, याद आ रहा है, फिर उनको अपन ज्वाइन करते हैं, याद करो, इस तरह से. देखो ऐसा कुछ. सपोज दिस इज वेक्टर A, है ना, दिस इज वेक्टर B, याद आ रहा है. फिर इसको अपन लिखते हैं, दिस R इज बेसिकली हेड माइनस टेल. इसका हेड कहां पर है, B पर है कि नहीं, माइनस टेल कहां पर है, A पर है. याद आ रहा है क्या ये? Yes sir. है ना. लेकिन ट्रायंगल लॉ है अगर वेक्टर्स का, तो उसमें समेशन कब होता है बताओ? उसमें हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं या टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं?
टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं। देखो याद करो अपन ने क्या पढ़ा कि वेक्टर्स लॉ, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या लास्ट क्लास में जो अपन ने रिवीजन किया था याद करो, जब भी कभी अपन ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ट्रायंगल बनाते हुए दो चीजें हो सकती है, हर्ष ध्यान से सुनना, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हुए दो चीजें हो सकती है। जिन दो वेक्टर्स के लिए आप ट्रायंगल बना रहे हो, अगर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो, हर्ष अगर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो और आप इनको जोड़ देते हो, देखो ये जो दो पॉइंट से वेक्टर्स आए इनको आपने जोड़ दिया एक नए वेक्टर से, ठीक है, सो दिस वेक्टर विल गिव यू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स सच दैट डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, हेड वाला वेक्टर माइनस टेल, हेड माइनस टेल, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इस जगह पर वी सी, अगर ये वाला वेक्टर सपोज एक अपन दूसरा नाम लेते हैं इसके लिए, लेट्स से दिस वेक्टर इज p, ठीक है, दिस वेक्टर इज q, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, p और q को अगर अपन को ऐड करना है, यहां पर फर्स्ट केस में अपन को a और b को सब्ट्रैक्ट करना था, तो जब भी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है हर्ष, अपन उनको एक पॉइंट से शुरू करते हैं, राइट, लेकिन अगर वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो अपन उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक का जहां हेड खत्म हो रहा है वहां से अगले का टेल शुरू होता है, ये देखो इस तरह से, यहाँ इसका हेड खत्म हुआ और क्यू का टेल शुरू हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो आप तीसरा साइड बनाओगे इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड बनाओगे वो क्या दे रहा होगा, वो सम दे रहा होगा, राइट, ये क्या देगा हमें, सम देगा। तो इसका मतलब यहां पर सपोज ये वेक्टर s है, देन दिस s विल बी p प्लस q, राइट। ये क्लियर हो रहा है क्या हर्ष, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। पॉइंट क्लियर एट योर एंड? यस सर। है ना, ठीक है, क्या क्लियर हुआ बताओ, समझाओ मुझे, दोनों में डिफरेंस बताओ। यस हर्ष? एडिशन के लिए हेड टू टेल मतलब हेड टू टेल जॉइन होता है ठीक है, वन वेक्टर टू द अनदर, और सब्सट्रैक्शन के लिए एक ही पॉइंट से दो वेक्टर जब ये होता है। हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो गुड गुड, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग अपने पास, ठीक है। होता है ऐसा, छोटा छोटा कंफ्यूजन आता है, लेकिन अच्छी बात है ऐसा कंफ्यूजन आता है तभी वो फिर रिजॉल्व हो जाता है, चलो गुड। अच्छा अब यहाँ पर ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, इस जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा इसके अकॉर्डिंग ग्रीन वाले वेक्टर को कैसे लिखोगे हर्ष बताओ, इन दिस सेकेंड केस, ये वाले केस में इसको कैसे लिखोगे? हाँ हर्ष? R1 माइनस R2। हाँ R1 माइनस R2, वेरी गुड हर्ष। सपोज चलो अभी मैं इसको नाम R दे देता हूँ, ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, एक्सीलेंट, है ना, चलो बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, एक बात समझते हैं, है ना, सपोज अपन एक केस लेते हैं कि Q1 और Q2 कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, है ना, और दोनों पॉजिटिव हैं, सपोज लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगना चाहिए, करुणा, लाइक चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगना चाहिए करुणा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। रिपल्सिव, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब यहां पर फोर्स की बात करूं ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दोबारा सुनना, ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग R या ऑपोजिट टू R? ऑपोजिट टू R। I'll repeat, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है Q1 पर, Q2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वो दूर फेंकाएगा या Q2 के पास आएगा, ये बताना है। will it be going in the direction of R या in the opposite direction of R? R कहां से कहां तक है, देखो R है from Q2 to Q1, देखो R ऐसा है, so should the force on Q1 repulsive force be acting away, that is in the direction of R, या toward Q2, that is opposite to the direction of R? Oh, it will be in the direction of R. रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव है मतलब Q2 ऑफ कोर्स दूर फेंकाएगा, Q2 की वजह से, Q1 Q2 की वजह से दूर फेंकाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, बहुत बढ़िया।
तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स and direction of R are the same. ऐसा लिख लो, ठीक है. फर्स्ट राइट दिस एवरीवन. जहां पर ये F क्या है, दिस F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, ऑन फर्स्ट चार्ज Q1. डू राइट, ऐसा लिख. इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsive force on Q1 due to Q2. जैसे ही सबने ये पेज पूरा लिख लिया है अपने पास, यू कैन रेज योर हैंड्स. यस क्लास. ओके, ठीक. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. Right, let us start and move ahead of this. Just give me a second. Let's begin. तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं और अपन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं कूलम्स लॉ का, ठीक है. तो अपन ने वेक्टर कूलम्स लॉ क्या पढ़ा है, याद करो. कूलम्स लॉ अपन ने देखा है दैट कूलम्स लॉ है ना इज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एफ, राइट. और मुझे एक बात बताना कि कोई भी अपन वेक्टर किस तरह से लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में. याद आ रहा है अपन ने वेक्टर कैसा पढ़ा है. सपोज एफ वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ उसका डायरेक्शन. हाँ या ना, टाइम्स ऑफ उसका डायरेक्शन वेक्टर. अच्छा, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने क्या सीखा कि एफ और आर किस एक ही डायरेक्शन में, एफ और आर किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में. इसका मतलब ये हो गया, अगर एफ और आर एक डायरेक्शन में हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर है, याद आ रहा है ये यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर, ये कैसा हो गया, सेम हो गया. कैसा हो गया, सेम हो गया. फोर्स के लिए है ना, फोर्स के लिए और आर के लिए ये वाला जो वेक्टर था आर, ये वाला आर वेक्टर, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का डायरेक्शन. ऐसा लिख सकते हैं ना किसी भी वेक्टर को. तो क्या हो गया, अगर मैंने लिखा है किसी जगह पर कि अगर फोर्स और आर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर सेम हो गया, ठीक है. तो यहां पर अगर हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एफ कैप इज इक्वल टू आर कैप, सो आई कैन रिप्लेस. और हम क्या जानते हैं, आर कैप क्या है, बेसिकली आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप. किसी भी वेक्टर के लिए इक्वेशन वैलिड होती है, ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर अपन इस एफ कैप की जगह क्या लिख देंगे, आर कैप, राइट. अच्छा, अब अपन एफ की वैल्यू लिखते हैं. क्या थी एफ की वैल्यू, k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, है ना, जहां पर k क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, आर कैप आ गया, ठीक है. ये क्लियर है सबको, इतना इजी था, है कि नहीं. अच्छा,
अब हम क्या करते हैं, यहां से आर कैप को क्या लिख सकते हैं? गौरी आप बताओ, यहां से आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या, बताओ? राइट हाँ है ना? ओके, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो गौरी और मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या आता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या आता है। यस गो अहेड, सभी लोगों को करना है, ठीक है? एफ की क्या के Q1 Q2 एक मिनट, आई जस्ट राइट इट हियर। हाँ बोलो, के Q1 Q2 हाँ by R square vector R by R। वेक्टर r बाय r, तो r स्क्वायर और r को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? R cube। हाँ R cube। वेरी गुड। अच्छा r की क्या वैल्यू थी r1 r2 के टर्म्स में, याद करो, यहाँ पे आपने लिखा है क्या वैल्यू थी, पढ़ो हियर। R1 minus R2। हाँ, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं अपन कि वेक्टर, तो बेसिकली f इज इक्वल टू इट ऑफ Q1 Q2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 राइट होल बाय R3। इसको अपन कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, ये लिख लो राइट। ये जो भी अपन ने लिखा है इसको पहले अपने पास जॉट डाउन करो, ठीक है? अच्छा, इसको जॉट डाउन करो, उसके पहले मुझे एक बात बताना हर्ष, अगर अपन ऐसा करें कि सपोज अभी तक अपन ने क्या लिया था, Q1 और Q2, या एक और आसान तरीका ये है कि rather than writing just this आप इसको भी डबल ब्रैकेट में या फिर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में डाल दो, ठीक है? दोनों याद रहने चाहिए। तो अब मुझे हर्ष एक बात बताओ, अभी अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस थे, है ना, तो उनके बीच में क्या हो रहा था? रिपल्शन हो रहा था। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हो जाए तो तब क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस हुए तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, अनलाइक चार्जेस हो गए तो सपोज अगर Q1 की वैल्यू सपोज अपन लिखते हैं 5 कूलम्स, ठीक है? Q2 की वैल्यू लिखते हैं सपोज -5 या -6 कूलम्स, चलो ठीक है? तो इसका मतलब अपन जब इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो यहाँ किस तरह का आंसर आना चाहिए? देखो यार, अब अभी अपन सपोज यहाँ पर वैल्यूज ऐसा कुछ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, उसके लिए अपन इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो जैसे अगर सपोज Q1 और Q2 है ना, सपोज दोनों Q0 के इक्वल है, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं लाइक और अनलाइक का, इसी को समझने के लिए, ठीक है? सपोज पहला केस लेते हैं लाइक, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से लाइक मतलब दोनों का सेम चार्ज है, लेट्स से Q1 इज इक्वल टू Q0, है ना, एंड Q2 इज इक्वल टू ऑल्सो Q0। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो तो हर्ष बोलो क्या हो जाएगा? फोर्स K Q0 स्क्वायर अपॉन R क्यूब टाइम्स ऑफ वेक्टर R, ऐसे कुछ होगा राइट? यस सर। है ना, तो अपन इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि F और R एक दूसरे के पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में, राइट? जिस डायरेक्शन में F उसी डायरेक्शन में R, ऐसा बोल सकते हैं हर्ष, करेक्ट? यस सर। अच्छा एक और बात बताओ, अब अपन इनको अनलाइक ले लेते हैं, ठीक है? अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं ये, और ये किस पे फोर्स था याद रखना, दिस इज फोर्स ऑन Q1, है ना, हम Q1 पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने देखो डायरेक्शन कैसा दिखाया है, इन द बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कुछ समझो। चलो अच्छा, अब अपन ले लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q0, ठीक है? लेकिन Q2 इज इक्वल टू माइनस Q0, Q2 इज इक्वल टू माइनस Q0। अब फोर्स कैसा होना चाहिए हर्ष, बताओ तो, हाँ ट्राई करो, बताओ क्या होगा?
हाँ हाँ बोलो, माइनस, देखो क्या होगा, k टाइम्स ऑफ Q1 मतलब Q0 टाइम्स ऑफ Q2 मतलब माइनस Q0, है कि नहीं, अपॉन RQ टाइम्स ऑफ R। अब ये माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, राइट? तो अपन क्या लिख सकते हैं? यस हर्ष बोलो। माइनस ऑफ, यस गो अहेड, क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस k के क्यू नॉट स्क्वायर होल बाय बाय आर क्यूब इनटू r, राइट? आर। है ना? इसका क्या मतलब हो रहा है, हमें एक बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो f है ना, जो f है और जो r है वो कैसे हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। कैसे हो गए हर्ष? एंटी पैरेलल का मतलब होता है उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180। यहाँ पर एंगल कितना था? 0। और जब कोई भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाते हैं तब उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 180। मतलब f अगर, देखो आर किस डायरेक्शन में था? आर इस तरह से था ना, यहाँ पर देखो आर ऐसा कुछ था, ये आर था, तो इसका मतलब एफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऐसा कुछ, क्योंकि माइनस की साइन आ रही है। ये माइनस की साइन इंश्योर करती है कि वेक्टर्स कैसे हो जाएं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं एग्जांपल अगर दूं, देखना ऐसा कुछ होगा। अगर हमारे पास सपोज ये एक वेक्टर है ऐसा, दिस इज वन वेक्टर, राइट? एंड देयर इज वन मोर वेक्टर, लेट्स से दिस वन, ठीक है? तो इससे इनको देख के क्या समझ में आ रहा है? इनके बीच का एंगल कितना है? करुणा, इनके बीच का एंगल कितना है? 180। ठीक है। अच्छा अब बताओ ना, आप बताना, या ब्लू से इनको देख के बताओ इनके बीच का एंगल कितना है? 180। 180। ठीक है। अच्छा अब बताना इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, राइट? तो उनके बीच का एंगल कैसा हो जाता है? सॉरी, उनके बीच का एंगल कैसा हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है? और जब भी कभी वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा है? 180 डिग्री है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? वो कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। इसको लिख लो अपने पास। छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत काम आती है ना? तो सपोज अगर ये वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस सम वैल्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हम नहीं जानते कि दोनों इक्वल है कि नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ पर माइनस की साइन जरूर आ रही है। ये बात अपन को याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर सपोज ये वेक्टर पी है ना, और ये वेक्टर क्यू है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वेक्टर q। ये लिखो अपने पास सभी लोग। पहले मैं लास्ट पेज खोलता हूँ, उसको कंप्लीट करो, फिर ये लिख लो। ये बेसिकली एजेंडा है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। ये बात एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्लियर हो रहा है सबको? राइट, ये क्लियर हो रहा है कि पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एक बार जो भी मैंने इस स्क्रीन पर लिखा है उसको अपने पास पहले लिख लो, है ना? फिर अपन नेक्स्ट स्क्रीन को भी लिख लेते हैं, फिर डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। यस, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, गो अहेड, इसको लिख लो अपने पास, और जैसी हो जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है? ठीक है। अच्छा अब इसको भी लिख लो अपने पास, और जैसे ये हो जाए तो हैंड डाउन कर ले, ठीक है? अभी हैंड रेज ही रखो, जैसे ये वाला पार्ट हो जाए तो हैंड डाउन। हो गया? एक ट्रायल करो, एक
एक ट्रायल करो, एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है ना, इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, कौन कौन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? सो यू बीइंग गिवन फाइंड आउट if vectors are parallel or anti-parallel. ठीक है? Okay. Now giving you the options as such. First, vector A given as 2i cap plus j cap plus k cap. ठीक है? Vector B is given as 6i cap plus 12j cap plus 12k cap. ठीक है? और second option, vector A is equal to I cap minus j cap minus k cap. ठीक है? Vector B is equal to 3i cap minus 3j cap minus 3k cap. ठीक है? फिर वेक्टर सी जो अब थर्ड है उसमें अपन दो वेक्टर्स लेते हैं P. ठीक है? इट इज गिवन बाय I cap plus j cap minus k cap. ठीक है? और Q is 100i minus 100i cap plus 100j cap, right? फिर you have एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, minus 100j cap, right, plus 100k cap. ओके, ध्यान से सोच के आप लोगों में से एक एक को एक एक जवाब देना है. ठीक है? ओके, फर्स्ट वन, गौरी, यस, इसको ट्राई करो. गौरी, टेल मी क्या होना चाहिए, किस तरह के वेक्टर होने चाहिए ये दोनों? पैरेलल। है ना? कैसे बोल रहे हो, क्यों क्यों, अपनी रीजनिंग दो, पैरेलल क्यों होंगे? Because they has 0 degree means angle. हाँ वो ठीक है. नहीं, इन वेक्टर्स की इक्वेशन को जो अपन ने लिखी हुई है इसको देख के कैसे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा पूछ, बताओ. Positive. देखो यहाँ पर जो बी वेक्टर है इट इज 6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. ये देख पा रहे हो क्या? ये देख पा रहे हो? हाँ. सॉरी, है ना? और इस तरह के वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, जब वन वेक्टर इज समथिंग टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर. जहां पे ये के क्या था, दिस के वाज एक्चुअली एनी कांस्टेंट. अपन सपोज इसको के नॉट ले लेते हैं. ठीक है? दिस वाज एनी कांस्टेंट. जब हम किसी वेक्टर को वन वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स द अदर वेक्टर लिखते हैं ना, तो उन तरह के वेक्टर्स को अपन पैरेलल कहते हैं. क्लियर हो रहा है क्या ये बात? गौरी, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ. ओके ओके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हर्ष, ये वाला ट्राई करो और बताओ किस तरह के वेक्टर्स हैं ये? पैरेलल सर. पैरेलल कैसे अपन को समझ में आई ये बात? यस, A is equal to 3B. फिर से सोचो. B B इज इक्वल टू 3A. हाँ. अच्छा, लास्ट वाला ट्राई करो करुणा, लास्ट वाला ट्राई करो. किस तरह के वेक्टर्स हैं ये? So, पैरेलल या एंटी पैरेलल? anti-parallel? एंटी पैरेलल पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बी श्योर. नहीं बता रही हूँ. हाँ, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल क्यों है बताओ? Because Q vector is negative of 100 P vector. अब अपन को क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में फर्क करना है. ठीक है? ये लिख लो अपने पास, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो. यस सर, बोलो. फर्स्ट वाले में डाउट है सर. हाँ बोलो बोलो. B is equal to 6A हमने लिखा है, तो 6J और ये होना चाहिए ना. अच्छा, यहाँ पर 12 आ जाएगा. हाँ. हाँ. यस यस, एक मिनट, लेट मी इंश्योर. अपन ने 6 टाइम्स ऑफ ए लिखा है, तो I have done some mistake somewhere. 6 times of this is 12. यहाँ 6 आना चाहिए. Pardon. हाँ, I think अब the question seems correct. है ना?
right, Harsh? Yes. Thank you for bringing this into notice, Harsh. Thank you. Yeah, great. Okay, right. So एक बार ये लिख लो जैसे ही आप लोग तो हैंड रेस करो, ठीक है, राइट। हर्ष, हैव यू रिटन? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। एक्चुअली आपका हैंड रेज नहीं था इसीलिए आई वाज वेटिंग। चलो ओके, यस, ऑल ऑफ यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, है ना, ये जो अपन ने देखा वेक्टर फॉर्म देखा कूलम्स लॉ का, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इनफैक्ट क्वेश्चन कह लो, एग्जाम्पल कह लो, ठीक है। अपने पास क्या दिया हुआ है कि you have in the question, it is being given, it is being told हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट में, this is x, this is y, right? We are being given positions of two charges, है ना? One is kept at the origin, इसकी वैल्यू है q0, ठीक है। Another one is being kept at the position over here, देखना, ठीक है। और I'll even better इस तरह से, ठीक है, यहां देखो। दूसरा चार्ज इस पोजीशन पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से, दिस इज अनदर चार्ज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2q0, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन इज गिवन एज a, a, ठीक है, एंड द पॉइंट इज पॉइंट P, और ये है ओरिजिन, ठीक है। ऑफ कोर्स वी नो 0, 0। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द force acting on charge 2q0 due to q0, ना, in vector form, ओके। ट्राई करो इसको, कैसे करोगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए? लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद करुणा। हाँ करुणा, कैसे ट्राई करोगे इसको? करुणा, वेक्टर फॉर्म क्या होता है बताओ? f is equal to k q1 q2 अपॉन by r स्क्वायर इनटू r कैप, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. इजी तरीका याद रखने का कि जिस अगर रिपल्सिव फोर्स है तो अपन इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ या ना करुणा, राइट? yes sir, yes sir. ओके ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब अपन क्या करें? अब अपन इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं जहां पे अपन ने लिखा था कि वेक्टर r इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ r कैप, राइट? तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दैट f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस r अपॉन r। तो क्या हो जाएगा ये? k q1 K
अपॉन आर क्यूब R. आर वेक्टर। हाँ या ना? राइट? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? ठीक है। अच्छा, अब ये आर वेक्टर यहाँ क्या दे रहा है? एक्चुअली ये क्या है? दोनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस याद आ रहा है क्या? है कि नहीं? Yes, तो sir. अपन ने Yes, लिखा sir. था ना, ये देखो यहाँ पर आर क्या था? R1 माइनस R2 था, राइट? R1 माइनस Yes, R2 sir. था। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 की वैल्यू एक्चुअली यही है, देखो। Yes, हाँ sir. या ना? R क्या है? Yes, sir. Right? R is the vector which is oriented from one charge to another charge. Correct? Right? इसका मतलब Yes, sir. this is nothing but इस केस में किसका पोजीशन वेक्टर हो गया? ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया। हाँ या ना? देख के समझ में आ रहा है? Yes, राइट? पोजीशन वेक्टर yes, sir. ऑफ P। मैं रिपीट करता हूं, कैसे P का पोजीशन वेक्टर हो गया ये? अपन ने देखा कि R क्या था? R was vector which was going from one charge to another charge। बहुत सिंपल है, राइट? तो अपन यहां पर भी वही करते हैं, राइट? एक चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर वेक्टर बनाते हैं, राइट? अब क्योंकि दोनों चार्जेस में अपन को दिख रहा है दोनों पॉजिटिव है ना? सपोज Q0 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया अपन को कि जो Q0 है दैट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है? तो अब क्योंकि Q0 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का नेचर कैसा हो गया? लाइक चार्जेस हो गए कि अनलाइक चार्जेस हो गए? करना Like charges. लाइक चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? Repulsion. रिपल्शन। इसका मतलब जो Q0 चार्ज है, 2Q0, ये विल इट मूव अलोंग R डायरेक्शन और अगेंस्ट द R डायरेक्शन? Along R direction. अलोंग R डायरेक्शन। वेरी गुड, क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, ठीक है? तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर R का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या? अपन ने सीखा है पोजीशन वेक्टर लिखना, करना। यस, बताओ Yes, क्या हो sir. जाना चाहिए? R की वैल्यू OP बताओ। vector. हाँ बोलो। OP vector. OP वेक्टर, बिल्कुल सही। कैसे लिखोगे बताओ? A और A के टर्म्स में कैसे लिखोगे? X और Y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर? याद करके बताओ। R X I cap. हाँ, इसका मतलब R क्या Y हो जाएगा? X I क्या हो जाएगा? A I कैप A I cap प्लस plus A J cap. वेरी गुड, राइट? है ना? अच्छा, बाकी सबको ये क्लियर हो रहा है? हर्ष, एक बात क्लियर हुई क्या? आर ऐसे कैसे आया? गौरी, क्लियर हुआ क्या ये? Yes, sir. हर्ष? यस सर। ओके ओके, ठीक है। कहीं दिक्कत आया ना तो मैं पूछूंगा, ठीक है? उस समय फिर आप लोग मुझे बता सकते हो अगर कोई क्वेरी आती है तो। चलो ठीक है। अच्छा, फिर F क्या हो जाएगा? देखना, अपन इसको लिखते हैं K। Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। करुणा बताओ कितना होगा? 2Q0 square. ठीक है, 2Q0 स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं अगर क्लियर है तो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल k, राइट, इनटू Q0 स्क्वायर, राइट? R की क्या वैल्यू होनी चाहिए? R क्या है? बेसिकली R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हाँ या ना? राइट? Yes, sir. क्या यहाँ पर अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या इनके बीच का? ये वाला डिस्टेंस निकालना संभव है क्या? करना Yes, yes, sir. कैसे निकलेगा? बताओ कैसे निकलेगा? The root of A square plus A square. है ना? देखो अपन के पास एक ट्रायंगल बन रहा है, बेसिकली एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, सच दैट अपन को समझ में आ गया अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, हैं, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, राइट? सो दिस इज a, दिस इज a। तो अब यहाँ पर ये वाला जो OP है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा? a√2, है कि नहीं? तो इसका मतलब R कितना आ गया? a√2 आ गया, राइट? Yes, sir. है ना? तो अपन यहाँ पर उसका क्यूब करो, कितना हो जाएगा? 2√2 इंटू a A क्यूब, cube. है कि नहीं? टाइम्स ऑफ R वेक्टर, और R को आपने क्या कहा है? ai A कैप I cap. प्लस aj कैप, राइट? अच्छा, मैं इससे a कॉमन ले सकता हूँ, हाँ या ना? a कॉमन ले सकता हूँ तो क्या हो जाएगा ये Yes, बताओ? sir. और ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, Oh, राइट? ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक? तो क्या हो जाएगा? k अपॉन √2 a क्यूब, राइट? और यहाँ पर Q0 स्क्वायर, और चाहूं तो a कॉमन अगर ले लूं तो नीचे a स्क्वायर बच जाएगा, राइट? yes, sir.
ठीक है, तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा I कैप प्लस J। राइट, ये बात क्लियर है क्या अपन को? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, हर्ष क्लियर हुआ क्या? अपन ने यहाँ पर ये कैसे निकाला, फोर्स कैसे आया, क्लियर हुआ क्या? Yes. ओके, गौरी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर अच्छे से? Yes. Yes, sir. लिख लीजिए सभी लोग, इसको अपने पास लिख लो, फिर अगला सवाल करते हैं। यस, प्लीज राइट दिस डाउन क्वेश्चन विथ यू, we'll go to the next one. और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है? समझ के करना, ठीक है? अगर कहीं कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछ लो। ओके, हैंड रेज करो जैसे ही हो जाता है, so that we can move to the next question. समझ के करो, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर बना सकूं, है ना, वो समझ डेवलप करो। ओके, हो गया क्लास डन? यहाँ पर जो अपन ने लिखा है, दिस इज इन ब्रैकेट, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इन ब्रैकेट। ये जो आप पार्ट है ना, ये स्किप कर सकते हो, ये तो अपन ने अभी भी पढ़ा है ना, ये पूरा पार्ट स्किप कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट रेड, है ना, कॉन्सेप्ट थ्योरी को देखते हुए। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन देखें अगला क्लास। ठीक है, आई थिंक हर्ष के लिए आई एम वेटिंग। हर्ष हो गया? आपने हैंड रेज नहीं किया हर्ष? ओके ठीक है, मैं एक्चुअली भाई आपका वेट कर रहा था। हर्ष जैसे ही हो जाता है ना तो हैंड रेज किया। ठीक है, तो अपन देखो अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन क्लास, राइट? तो अब देखो अगले सवाल में, अगले सवाल को करो उसके पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, एक प्रिंसिपल है ना, उसको अपन कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लिख लो अपने पास, है ना, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इन द सीरीज। Okay, so the superposition principle tells you that कि अपने पास कभी भी अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, है ना, या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, इस तरह से काफी सारे चार्जेस हैं, राइट? तो अब अगर मैं किसी एक पॉइंट चार्ज पर, सपोज इस क्यू नॉट चार्ज पर, इन सब की वजह से फोर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है, टोटल फोर्स निकालना चाहता हूं कितना लग रहा है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सभी के वजह से लगने वाले फोर्स को ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। सो द नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स यहाँ के केस में ऑन द चार्ज
ऑन Q नॉट, है ना, दिस वन, इसको अपन रेड से बना लेते हैं, दिस वन, या लेट्स टेक या ये वाला चार्ज, ठीक है। इस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स, राइट, इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस, द सम ऑफ फोर्सेस बिकॉज ऑफ Q1, Q2, right, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है? मतलब वेक्टर सम कर देना है, दिस इज बेसिकली वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम, वेक्टर सम मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखकर सम कर दो, दैट विल गिव यू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द, एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, राइट। इसको अपन कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। लिख लीजिए सभी लोग इसको अपने पास, जस्ट अ मिनट। So this was our first page, right? Second page. This was our third page, right? This was the fourth page, and this is the fifth page. इसको लिख लीजिए सभी लोग, right? ठीक है, okay. तो अब अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। आप लोगों को ये अब सॉल्व करना है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट सॉल्व्ड, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। देखो तो अपन क्या कह रहे हैं, अब की बार एक ना होकर दो अपने पास चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, देखना कैसे, ठीक है। इट इज गिवन दैट देयर आर two charged particles, right, which are kept at positions, a comma 0 and 0 comma a, ठीक है। Let's say this point is capital A and this point is capital B, ठीक है। यहाँ पर अपन ने दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, अगेन Q नॉट एंड Q नॉट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपकी बार दोनों की वैल्यू Q नॉट है। अब आपको बताना है what is the net force acting on a charged particle placed at a comma a, ठीक है। तो एक दूसरा पॉइंट है C, ठीक है, a comma a, राइट। वहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, राइट, और उस चार्ज पार्टिकल के लिए जो चार्ज है दैट चार्ज इज 1 कूलम, ये अपन को दिया हुआ है। अब आपको इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो जब मैंने नेट फोर्स कहा है, इसका मतलब आपको दोनों चीजें बतानी है ना। आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है कि नहीं, आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। तो क्या बोलते हो, इसके लिए मैं जवाब बता दूं अपनी तरफ से या ट्राई करना है पहले? गौरी, व्हाट्स योर टेक? हाँ जी बोलो, क्या करना है, बता दूं या ट्राई करना चाहती हो? Sir, I want to try once. ओके ठीक है। हर्ष क्या बोलते हो, ट्राई करना है या बता दूं? सर ट्राई करना है, चलो करो, ट्राई करो, फटाफट करो। देखो अब सबसे पहले ना एक काम करोगे कि वो लोकेशन मार्क कर लो ग्राफ पे जहां पर वो 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हमारे पास दो फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये जो दोनों है ना ये फिक्स्ड है, ठीक है। अपन ने क्या करना है, एक और चार्ज रखना है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट पे एक चार्ज रखना है अपन ने, उसके लिए कहा जा रहा है फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, राइट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज्ड पार्टिकल। और वो जो चार्ज पार्टिकल है ना वो फ्री टू मूव है, मतलब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल अपन रखने वाले हैं ना 1 कूलम का, यहाँ पर जो 1 कूलम का पार्टिकल आ रहा है ना ये फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब इस पे जैसे ही कोई दबाव या फोर्स लगेगा ना तो ये उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए अपन कुछ और पार्ट्स कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले ये बनाना है आपको, ये पार्ट ए है इस सवाल का, ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं, राइट, लेट अस टेक वन ऑफ यू और आप लोग मेरे साथ बनो, ओके। सो और इसका आप चाहो तो थर्ड पार्ट में वेक्टर फॉर्म भी बताओ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। तो एक काम करते हैं, इस फिगर को नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। गौरी आप मुझे इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करते जाओ, ठीक है, राइट। सो
सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए गौरी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? To find F net. हाँ, अपन को एफ नेट फाइंड करना है, ठीक है। और एफ नेट कौन से प्रिंसिपल से आएगा? सुपरपोजिशन, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, राइट। यहाँ पर अपन ने दो चार्ज पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए, राइट। वन इज एट a,0 एंड द अदर इज एट 0,a, ठीक है। फिर एक अपन ने नई पोजीशन ली, राइट, दैट पोजीशन इज ओवर हियर, और इसको अपन ने मार्क किया है इसको अपन ने मार्क किया हुआ है a,a, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करना है, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, राइट। तो अब यहाँ पर अपन 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना चाहिए, अपन को नेट फोर्स निकालना है ना। तो नेट फोर्स ऑन c, नेट फोर्स ऑन c निकालना है, राइट। तो किसकी वजह से होना चाहिए गौरी? ड्यू टू a एंड b, राइट, Yes. है ना। तो नेट फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस, राइट, Yes. दैट ड्यू टू a, राइट, एंड दैट ड्यू टू b। हाँ या ना? हाँ. राइट, तो दिस इज फोर्स ऑन c, है ना। सो दिस इज ड्यू टू a एंड b, राइट। ओके गौरी, नेक्स्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं फोर्स? बताओ कैसे निकाला जा सकता है? इन चार्जेस की वजह से इनके अपन को मैग्नीट्यूड Q0 और Q0 दिए हुए हैं ना। सो आई राइट दैट दिस इज आल्सो Q0, दिस इज आल्सो Q0, यस। हाँ गौरी बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बताओ Q0 अगर सपोज क्वेश्चन में दे देता है, Q0 की जो वैल्यू है ना दैट इज पॉजिटिव, Q0 एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है Q0, तो बताओ गौरी जो फोर्स का डायरेक्शन है ऑन दिस C, शुड इट बी अवे और शुड इट बी टुवर्ड्स दिस? अवे। अच्छा बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग रखे हुए हैं या फिर थोड़ा सा डेविएशन है? सोच के बताओ, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग रखे हुए हैं या इनमें कोई डेविएशन है? स्ट्रेट लाइन के अलोंग है या डेविएशन है? सोचो। Straight line. पक्का? कैसे समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो इसके लिए, इस वाले के लिए भी, ए के लिए भी जो x की वैल्यू है, मतलब x कोऑर्डिनेट है दैट इज a, और c के लिए भी जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज a, मतलब दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हुए हैं, करेक्ट गौरी? हाँ. इसका मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी जस्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड्स, राइट। कौन सा Yes. चाहिए? दिस इज फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। हाँ. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, उसी तरह से जो फोर्स काम कर रहा होगा ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, वो कहां की तरफ होगा? वो किस तरफ ओरिएंटेड होगा बताओ? Right directions. बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्पेशल केस हो रहा है जहां पर अपन को एक चीज तो समझ में आ गई थी, यहाँ पर जो अपन ने पहले देखा कि जब भी कभी रिपल्शन होगा तो आर और एफ का एक ही डायरेक्शन होगा, ये बात अपन को समझ में आ गई थी। तो यहाँ पर जो आर का डायरेक्शन है ना, यहाँ पर जो आर का डायरेक्शन है, आर मतलब द वेक्टर विच इज कनेक्टिंग the vector which is connecting the two charged particles, इसका मतलब इस B और C को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है that is this vector, है ना, ये वाला जो वेक्टर है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, राइट। कौन सा फोर्स? Yes. कौन सा फोर्स? इट इज फोर्स FA, FB या FC? क्या बोलेंगे अपन उसको इसके अकॉर्डिंग बताओ? FC. FB। देखो अपन यहाँ लिखा है ना FB is the force due to B, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं FB, राइट। FB. Yeah. तो अब वैल्यूज बताओ क्या, कैसे लिखेंगे? FA इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ? K Q1 Q0. हाँ Q0 into 1, राइट, क्योंकि C पर काम कर रहा है ना। तो ये कौन सा फोर्स है? FA वो फोर्स है जो A लगा रहा है ऑन C, A लगा रहा है ऑन C। तो अपन इसमें सिर्फ ये इन दोनों को कंसिडर करेंगे, राइट। तो इनके बीच का हाँ.
कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है देखकर बताओ फ्रॉम दिस डायग्राम। देखो अगर ये वाला पॉइंट ए कॉमा ए है, इसका मतलब ये ए ऊपर की तरफ है और ए कैसा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हो रही है क्या, ये बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ राइट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए हो गया। देखो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है ना। अपन क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बाय ए ऑन सी, उनके बीच का डिस्टेंस इज ए। तो अपन फॉर्मूला में बस वैल्यूज डालते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, मुझे जीरो से बताओ, एकदम जीरो से। फोर्स बाय ए है ना ऑन सी is कितना आना चाहिए, के Q1 Q2, it not? राइट, उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं के Q1 Q2 Okay. अपॉन आर स्क्वायर है ना इनटू आर कैप, राइट है कि नहीं? हाँ ठीक है, so r cube ठीक है। तो एक काम करते हैं है ना, यहाँ पर अपन आर कैप की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। आर कैप क्या होगा पहले तो बताओ। आर कैप वो वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। देखो कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एफ ए जिस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ या ना, राइट। हाँ तो एफ ए हाँ ऊपर की तरफ लग रहा है ऑन सी, तो ऊपर की तरफ लगने वाला डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होता है, वही डायरेक्शन वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ लगता है, हाँ या ना, राइट। कौन सा हाँ वेक्टर लगता है, yes वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होता है बताओ, जे कैप होता है, j हाँ राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं आर कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, जे कैप लिख सकता हूँ, राइट j cap है ना। हाँ अपन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एफ ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इंटू वन, राइट, टाइम्स ऑफ जे कैप, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए इन दिस केस, राइट, हाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। एम आई करेक्ट? तो अपन क्या लिख सकते हैं, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू जे कैप, लिख सकते हैं ऐसा। yes sir अब सेकेंड पार्ट बताओ कैसे करोगी, मतलब एफ बी निकालना है। अब एफ बी का मतलब क्या है, एफ बी का मतलब है कि इस सी पर बी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ बोलो, k अपन q not मार्क कर लेते हैं, एक मिनट। तो दिस इज एफ बी, ठीक है। तो के क्यू नॉट इंटू वन है कि नहीं, के इंटू हाँ वन अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, बी और सी के बीच में, डायग्राम देख के बताओ कितना a डिस्टेंस ए है ना। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए, क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। और उसी तरह से जैसे ये वाला डिस्टेंस कितना था, ए था। a हाँ, बहुत बढ़िया। तो अपन यहाँ लिखते हैं अपॉन ए स्क्वायर है कि नहीं, j x cap ए स्क्वायर। और एक्स कैप का मतलब क्या होता है, बेसिकली आई कैप है कि नहीं। जो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन आई कैप कहते हैं, है ना। हाँ तो अपन लिख सकते हैं ऐसा, राइट, क्लियर है ये। हाँ तो अब अपने पास फोर्सेस आ गए, कौन कौन से, ए और बी, मतलब ए और बी की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन सी आ गया। एक लग रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन है ना, दैट इज एफ बी, और एक लग रहा है अलोंग द वाई डायरेक्शन अपवर्ड्स, दैट इज एफ ए। अब अपन को नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, बोलो। नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, राइट। हाँ क्या क्या वैल्यूज हैं दोनों की, देखो दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है कि नहीं, के क्यू हाँ अपॉन ए स्क्वायर है ना, आई कैप प्लस के क्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन जे कैप, ऐसा ही कुछ j cap है ना। हाँ ये जो ए है दिस इज अलोंग जे, और ये जो बी है दिस इज अलोंग आई। यहाँ तक क्लियर है क्या अपन को, गौरी? हाँ हाँ yes sir तो अब अपन इसको और आगे लिखते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग ने यहाँ तक जो भी लिखा है उसको कंप्लीट कर लो और मुझे एक एक करके बताओ। करुणा, यहाँ तक क्लियर है क्या, अपन ने नेट फोर्स कैसे निकाला, करुणा? Yes, sir. ओके, हर्ष क्लियर है क्या एकदम? यस सर। कोई क्वेरी है आप लोगों को, पूछ लो, अगर यहाँ तक कुछ अनक्लियर है तो पूछ लो। एनीथिंग दैट इज अनक्लियर? एकदम क्लियर है, पक्का? ओके ठीक है, तो लिख लो, और जैसे ही लिख लेते हो फिर हैंड रेज करो, और ये भी सोच के रखो
कि ये तो अपन ने जो निकाला इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। किसका वेक्टर फॉर्म? फोर्स का, जो नेट फोर्स काम कर रहा है ऑन द पार्टिकल सी, उसका ये वेक्टर फॉर्म है कि नहीं? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द नेट फोर्स, ऑफ द नेट फोर्स ऑन सी, राइट? अब मैं आपसे कहता हूं कि अपन ने पार्ट ये तो निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आप लोगों को तरीका पता है क्या? मुझे बताना। लेट्स टेक दिस टाइम फ्रॉम हर्ष। हर्ष बताओ, किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना जानते हो क्या? जैसे सपोज मैं लिखता हूँ f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इससे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो क्या हर्ष? यस सर। बोलो क्या हो जाएगा? सो पहले हम अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ये होता है। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर का, याद दिलाओ सबको। tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स, हाँ या ना? राइट। यस सर। जहां पर एफ वाई क्या है और एफ एक्स क्या है ये बताओ सबको। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हर्ष? एफ एक्स, हाँ या ना? एक्स। यस सर। What is the component of the force along y direction called here? Fy, right? ये क्लियर है क्या हर्ष? ये बात क्लियर है यस सर। अच्छे से? पक्का? यस सर। कि कभी भी अपन के पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से अपन उसका मैग्नीट्यूड है ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के लिए उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने tan थीटा लिखा है ना, इसमें ये जो थीटा है, दिस थीटा इज बेसिकली द डायरेक्शन or the angle which that vector is making with the x-axis, right? Which is given by tan inverse of fy by fx, right? Clear है क्या ये बात हर्ष? क्लियर है क्या? यस सर। अपन इस क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ जाएगा आंसर। यहां से देख के बताओ, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ जाएगा। चेक करो और बताओ क्या हो जाएगा। देखो मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी अपने पास, इसको एज अ ट्रिक अपने पास नोट करके रखो कि जब भी कभी अपने पास दोनों एक्स और वाई के जो प्रोजेक्शन हैं किसी भी वेक्टर के, अगर वो इक्वल हो जाए, कैसे हो जाए हर्ष? इक्वल हो जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं देखना। हाँ, अगर अपन इस तरह से लिखते हैं f, ठीक है, इज गिवन एज सपोज एफ नॉट आई कैप, ठीक है, प्लस एफ नॉट जे कैप, ठीक है। तो अपन ऐसे केस में ये जो f होगा वो क्या आना चाहिए हर्ष? बताओ। यस बोलो, अंडर रूट ऑफ एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ, स्क्वायर क्या हो जाएगा? वैल्यू बोलो। एफ नॉट अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, कहने का मतलब जब भी कभी अपने पास वेक्टर्स, इस कोई भी वेक्टर इस तरह से हो कि उसका एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है, इफ दैट इज सेम, जैसे यहाँ पर एफ नॉट और एफ नॉट, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो नेट मैग्नीट्यूड लिखना होता है वो डायरेक्टली एफ नॉट टाइम्स ऑफ रूट 2 ऐसा करके लिख सकते हैं, राइट? तो इस केस में कितना हो जाएगा बोलो हर्ष? एफ नॉट, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अपने पास मैग्नीट्यूड कितना है? के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाना चाहिए बोलो? के 1 by root क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ k square रूट k cube टाइम्स ऑफ रूट 2। देखो मैं क्या root 2। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास अगर देखो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो दोनों का, है ना, मतलब अगर x और y एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शंस हैं यानी कि fx और fy वो अगर सेम है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हर्ष? यस सर। नहीं हुआ क्या? क्लियर नहीं हुआ? फिर से कहूँ? यस सर। यस सर। हो रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि अपने पास जो f आ रहा था, यहाँ पर the f value which we just got is equal to k q naught upon a square I cap plus k q naught upon a square times of j cap।
अपन के पास ये वेक्टर आया, राइट। फिर अपन ने क्या किया, मैंने कहा कि अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, क्योंकि दोनों का जो x और y कंपोनेंट है, मतलब f का जो x और y दोनों कंपोनेंट है वो कैसे इक्वल। तो अपन ने जो ऊपर ये एग्जाम्पल देखा, ये वाला जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर k q0 अपॉन a स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 2, राइट। क्लियर हुआ क्या हर्ष, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ठीक है, अच्छा आप डायरेक्शन बताओ तो थीटा कितना होगा किसी भी ऐसे केस में जब दोनों x और y प्रोजेक्शंस इक्वल हो, बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। देखो यहाँ से एफ वाई अपॉन एफ, यस सर। तो यहाँ पर अगर एफ वाई और एफ एक्स दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी वैल्यूज, बोलो एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, यस सर। है ना। कितना होगा, 1 आएगा या 2 आएगा? 1 1 आएगा। कब आता है tan थीटा 1, कब आता है, जब थीटा किसके इक्वल हो, 45 45 पाई बाय 4। पाई बाय 4, वेरी गुड। थीटा पाई बाय 4 रेडियंस या फिर 45 डिग्री, राइट। तो अपने इस केस में भी डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन कितना है एक्स के साथ, वो नेट फोर्स कितना डायरेक्शन बना रहा होगा 5 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियंस, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन हर्ष? यस सर। So this is giving us the magnitude of the net force on C and this is giving us the direction of the net force। मतलब अगर मैं ड्रॉ करने के लिए कहूँ, है ना, तो सपोज इस तरह का भी सवाल आ सकता है, देखना। हाँ ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को देखो कैसे अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी इस एक ही क्वेश्चन में, देखना किस तरह से। अब आपके पास ये 4 चॉइसेस हैं हर्ष, आपको करेक्ट चॉइस इसमें से सिलेक्ट करनी है, मुझे बताना कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। है ना, यहाँ पर अपन को सी दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ठीक है। जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन आपको चूज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। This is given as 45 डिग्री। यहाँ अपना बेसिकली एक बेसिक मैथ्स टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब अपना जो मैथमेटिकल टूल्स है बेसिकली वो कितने स्ट्रॉन्ग है उसका टेस्ट हो जाता है यहाँ पे, राइट। देखना, ठीक है, ध्यान से। ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को स्टडी करो, भले 1 मिनट का समय लो, ठीक है, और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। गौरी ट्राई करो, या चलो हर्ष अभी आपने यहाँ तक किया तो ये वाला भी आप ही बनाओ, इस सवाल में अपन का दिमाग लगा हुआ है। तो अपन को ये जो ग्रीन कलर का एरो है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर, विच ऑफ द following four correctly represents, which of the following correctly represents
correctly represents the net force on C. मतलब C पर लगने वाला net force कौन represent कर पा रहा है? सर डी वाला। सोच लो अच्छे से एकदम हर्ष। यस सर, डी। पक्का? यस सर। एक आंसर हो गया डी, ये हर्ष कह रहा है। ठीक है, करुणा ट्राई करो तो कौन सा होना चाहिए बताओ। सर डी। देखो हर्ष बोल रहा है इसलिए नहीं, मुझे रीजन सबसे सुनना पड़ेगा। नहीं सर, डी इज करेक्ट। चलो, एक सेकंड स्टूडेंट भी वही कह रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है सही हो। देखो सोच लेना। गौरी आप पे आते हैं, बताओ। Sir, D, because it was asked that direction along with x-axis. So D. तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? 45 बन रहा है। राइट। हर्ष यही रीजनिंग थी क्या अपनी भी इस क्वेश्चन के लिए? यस सर। करुणा अपनी यही रीजनिंग थी? श्योर? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, लिख लो जो भी इस पेज में लिखा है, इसको आप लोग अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। सो दैट सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो वेक्टर फॉर्म है हाँ। वो आया था कि फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर ठीक है, और फॉर आई कैप प्लस जे कैप। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि मैग्नीट्यूड इज के इनटू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर और डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप? देखो क्योंकि इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, देखो इस पार्टिकल पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो नेट फोर्स इज नॉट वन ऑफ देम, नेट फोर्स इज फॉर्म्ड बाय दिस फॉर्मूला। देखो यहां पर देखना, जब भी कभी किसी एक पार्टिकल पर सपोज एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, अभी जब जैसे सपोज तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है, अपन इसको मान लेते हैं कि अपन सपोज नेट फोर्स को अपन एफ नॉट कहते हैं। सपोज अगर ये 2 हो जाता तो अब क्या बोलती, अब नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करती? करो ना, ट्राई करो। अब नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा अगर यहाँ 2 आ गया तो? तुम्हारे वाला फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा अब, क्योंकि तुम कह रही हो कि अपन ये वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे जब दोनों पर फोर्स इक्वल है, एफ नॉट और एफ नॉट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब एक पर 2f लग रहा है और दूसरे पर f लग रहा है, क्योंकि अगर एक पर 2f लगेगा तो यहाँ पे 2f नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ करुणा? यस सर, यस सर। है ना, कि कभी भी अगर अपने पास कोई भी एक फोर्स इस तरह से दिया जाए, देखना हाँ, अपने पास अगर कोई भी एक फोर्स इस तरह से दिया जाए, या कोई भी एक वेक्टर, फोर्स छोड़ो, अगर कोई भी एक वेक्टर है a which is equal to sum a1 और sum ax times of I cap plus ay times of j cap, ठीक है? तो ऐसे वेक्टर के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इसका तो स्पेशल केस है ये, इसका एक स्पेशल केस है। एज अ स्पेशल केस we are seeing ax is equal to ay is equal to a naught। अगर सपोज x और y डायरेक्शन में लगने वाला जो कंपोनेंट है अगर वो सेम हो गया, ऐसे केस में अपन इस a को लिख लेते हैं a नॉट i कैप प्लस a नॉट j कैप। तो ऐसे केस में इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, तरीका तो वही रहेगा ना। तरीका वही रहेगा कि अपन लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर which gives you a naught root 2। बात क्लियर हो रही है करुणा? यस यस सर, ये यस जो अपन पढ़ रहे हैं ना, दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस, राइट? और डायरेक्शन निकालने का तरीका, ये जो अपन ने देखा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था, ठीक है? सो दिस गेव अस द मैग्नीट्यूड, राइट? और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया है,
हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX, है ना। और इस स्पेशल केस में दैट थीटा coincidentally becomes A naught upon A naught का tan inverse, that is tan inverse of 1, that is pi by, right? Clear हो रहा है करुणा? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. चलो Yes, sir. ठीक। So I asked this doubt because in the normal form, Fe is equal to k q1 q2 by r square, and in the vector form, it's k q1 q2 by r square into r cap. तो ओके इस तरह से पूछ रहे हो तो देखो ये जो आर कैप है ना, बेसिकली ये जो आर कैप है, कहाँ गया ये जो आर कैप है, ये बड़ी रहस्यमयी चीज है, इसको हल्के में मत लेना। ये आर कैप इज बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में आर कैप हो सकता है। आर कैप का मतलब सिर्फ आई कैप या जे कैप नहीं है। आर कैप का मतलब है वो आई प्लस जे अपॉन समथिंग हो सकता है, क्योंकि आर कैप एक डायरेक्शन वेक्टर बस है, ऐसा याद रखो। डायरेक्शन वेक्टर है मतलब वो सिर्फ यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है आर की। तो कई केस ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर ये होगा आई कैप प्लस जे कैप होल बाय √2। मुझे बताना तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके, सपोज अगर ये आर कैप की वैल्यू है, सपोज इफ दिस इज आर कैप, मुझे बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है करुणा, चेक करके बताओ। Yeah. 1 by √2. फिर से करो, फिर चेक करो कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगी। मैंने आर कैप की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है। Okay. कैप प्लस जे कैप होल बाय √2, आई कैप प्लस जे कैप होल बाय √2, कैसे निकालोगे बताओ। सेम तरीका होगा करुणा, अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना हो जाएगा, आई नॉट आई कैप बाय √2 का होल स्क्वायर, इनफैक्ट यहां पर आ जाएगा 1 बाय √2 का होल स्क्वायर और 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. क्लियर हो रहा है क्या? बताओ कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 by 2 plus 1 by 2. दैट इज इक्वल टू 1. तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर कैप का मतलब सिर्फ आई कैप या जे कैप नहीं है। आर कैप आई और जे के टर्म्स में अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं, उनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। क्लियर हो रहा है क्या करुणा? और Yes, अपन sir. एग्जाम्पल्स Yeah. देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना क्लियर है क्या जो अपन ने स्टडी किया? Yes, sir. ठीक, Yeah. ओके राइट। तो आप सभी लोग मुझे बताओ यहाँ तक लिख लिया है क्या सबने? कुछ बचा है पुराना जो लिखना हो? सो वी टेक दैट। एक मिनट, आई विल ब्रिंग द स्क्रीन ऑनटू द लास्ट पेज। ये वाला पेज जैसे ही सबने लिख लिया हो तो हैंड रेज करो, ठीक है? ओके, आई एम वेटिंग along with the options and the right answer, है ना। तो अपना राइट आंसर था पार्ट डी। जैसे हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है? इस तरह का सवाल जेई मेंस में आ सकता है, इस तरह का सवाल आपके नीट में आ सकता है ना। काफी प्रोबेबल है इस तरह का क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रेडिक्ट करना जब भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स आपस में रखे होंगे कुछ दूरी पर, है ना। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, लिखना हो जाए तो हैंड रेज। So these are the three answers to the question, these three जो पूछे गए थे, ठीक है? राइट अच्छा, अब मुझे बताना कुछ, ठीक है? अब सपोज अपन क्या करते हैं, अपने पास इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, है ना। हमने देखा कि भाई हमारे पास ये हुई
y एक्सिस, ये हुई हमारी x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमने दो चार्ज पार्टिकल्स देखे थे, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्यू नॉट थी, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्यू नॉट थी। आपको बताना है, आपको बताना है कि सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए अगर जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये रुका हुआ है, कौन सा, पार्टिकल नंबर सी, इफ इट इज एट रेस्ट इनिशियली, उस पर कितनी एक्सेलरेशन काम करेगी एट टी इज इक्वल टू जीरो, आपको ये फाइंड करना है। एट टी इज इक्वल टू जीरो उस पर कितनी एक्सेलरेशन फाइंड करेगी, डेटा रिमेन्स द सेम, ठीक है। दिस वाज द पॉइंट, देख लेते हैं, ये था पॉइंट ए यहाँ पर था, ठीक है, on the x axis, b was on the y axis. I think यहाँ पर अपन ने रिवर्स कर दिया था, राइट। तो कोई भी ले लो, किसी को भी a किसी को भी b ले लो, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली बताना है, राइट, कि बिकॉज ऑफ द दीज टू पार्टिकल्स, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से लगने वाली नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, राइट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। और इस पार्टिकल के लिए मास m दे दिया है, मास m दे दिया। बहुत ही आसान सवाल है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। इसको अब लेते हैं करुणा से। यस करुणा, बताओ कैसे ले सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं फोर्स के जरिए। एक्सेलरेशन इज ma, फोर्स कैसा होता है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ या ना। यस यस, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, बोलो, फोर्स बाय मास, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो अपन फोर्स पर यूनिट मास लिख लेते हैं। फोर्स कितना आया था बताओ, k q नॉट बाय r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना, i कैप प्लस j कैप, यही आया था फोर्स। इससे किसको डिवाइड करना है, m को डिवाइड करना है, राइट, यस है ना। तो डिवाइड करो, ऐसा कुछ आएगा, देखो a q नॉट अपॉन m टाइम्स ऑफ a स्क्वायर टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप, है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, यस सर, यस सर, श्योर, यस सर, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हुई नेट एक्सेलरेशन ऑफ this charged particle as soon as it is kept at the point C when it is free to move, right, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये बात सबको क्लियर हुई क्या, हर्ष, ये एक्सेलरेशन कैसे आई, क्लियर हुई बात, यस सर। है ना। अच्छा अब हर्ष एक और बात बताओ, अगर ये बात क्लियर है तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितना होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, आपको बताना है आपकी बार एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है, कैसे करोगे बताओ। तो सेम, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसकी जरूरत ही नहीं है, देखो क्या होती है एंगल, हाँ, fi बाय fx। हाँ, या और इस केस में a है तो अपन क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ay बाय i कैप हाँ प्लस ay j कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा ay बाय ax। ay बाय ax, बहुत बढ़िया। अब ay की वैल्यू और ax की वैल्यू इस केस में भी कैसी है, सेम, कैसी है, सेम है, बहुत बढ़िया। तो अब सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू, पाई बाय 4। tan थीटा, इसीलिए पाई थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है इनिशियली वो कितने एंगल पर ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस से 45 पर है। क्लियर हो रहा है क्या, ये बात क्लियर हो रही है हर्ष, यस सर। ओके। गौरी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से, यस सर, पक्का, हाँ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, एज अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन क्या इस पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी आएगी, अगर ये फ्री टू मूव है तो, पार्टिकल सी अगर फ्री टू मूव है, वो इनिशियली रुका हुआ था और मैंने उस पर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन लगने लगी इस पर इसी डायरेक्शन में, क्या ये मूव करेगा, क्या इसके पास कोई वेलोसिटी आएगी, कहने का मतलब
एक्सेलरेशन की वजह से। हाँ, यस। राइट। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन आती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इस वेलोसिटी की वजह से आगे मूव कर जाता है, सपोज यहाँ चला जाता है थोड़ा सा, है ना, तो मुझे बताओ क्या अब भी इस पर एक्सेलरेशन सेम रहेगी या बदल जाएगी? सर सेम रहेगी। क्यों? कैसे कैसे पता लगाया अपन ने सेम रहेगी या बदल जाएगी? इनिशियल लॉस। लग रही थी एक्सेलरेशन का सोर्स कौन था? फोर्स था, हाँ या ना? फोर्स लगा इसीलिए एक्सेलरेशन आई, राइट? हाँ, और फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है या किसी और पे डिपेंड करता है? देखो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स। तो यहाँ जब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे था, यहाँ तो डिस्टेंस a और a था, अभी जब इस नई पोजीशन पे चला गया, क्या तब भी डिस्टेंस a रहा या तब डिस्टेंस चेंज हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो गया। इसका मतलब ये r चेंज हो गया दोनों फोर्सेस के लिए, यहाँ वाला r भी चेंज हो गया और ये वाला r भी चेंज हो गया, राइट? सर राइट। इसका मतलब और कौन चेंज हो जाएगा? अगर r चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा? फोर्स। फोर्स। अच्छा, अगर फोर्स चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जानी चाहिए? एक्सेलरेशन। हाँ, तो अब अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता कि अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, ये वाला जो फोर्स दोनों लगा रहे हैं, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, इफ द पार्टिकल सी starts moving, राइट, तो आपको सिलेक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला जो ए है दैट इज यूनिफॉर्म, दूसरा ए इज वेरिएबल, तीसरा इज नॉट डिटरमाइनेबल या डेटा इनसफिशिएंट। बेसिकली इसको अपन लिख देते हैं डेटा इनसफिशिएंट, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो कौन सा चूज करना चाहिए अपन को इसमें से गौरी? बी, वेरिएबल। एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना? क्लियर हो रहा है क्यों वेरिएबल है? समझ में आ रहा है ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके। हाँ हर्ष, क्लियर हुआ क्या आपको ये? यस सर। समझाओ समझाओ मुझे, क्यों एक्सेलरेशन वेरिएबल क्यों होनी चाहिए, समझाओ। So because every time the force is changing अच्छे on से that part. जीरो से, जैसे ये पार्टिकल सपोज पहले इस जगह पे था, सी पे था, ठीक है, फिर अंडर द अंडर द फोर्स वो थोड़ा सा मूव होके आगे आ गया, सपोज डी पर आ गया। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट डी पर इस पर जो फोर्स था वो बदल गया या सेम रहा? बदल गया सर, क्योंकि क्यों बदला? डिस्टेंस चेंज हुआ। हाँ, डिस्टेंस चेंज हुआ, इसीलिए फोर्स बदल गया, और फोर्स बदल गया तो क्या बदल जाएगी? एक्सेलरेशन। राइट। तो अपन जो एक्सेलरेशन चेंज हो रही हो, जो एक्सेलरेशन चेंज हो रही हो उसको अपन क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल। है ना? तो इसीलिए अपन के पास ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर हर्ष अच्छे से ये बात? यस सर। ओके, करुणा बताओ क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। नेट अपन ने एक्सेलरेशन निकाला पहला, राइट? देखो एक और, देखो अपन ने बेसिकली शुरुआत कैसे किया आप लोगों के लिए, एक सवाल था, है ना, एक ही सिनेरियो था, देखो अपन उससे कैसे डेवलप करते चले गए। अपन ने सबसे पहले उस फोर्स के लिए वेक्टर फॉर्म निकाला, उसका एंगल निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर उसके लिए जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा ग्राफिकल फॉर्मेट में वो देखा। फिर अपन ने ये भी देखा कि अपन इन जनरल कभी भी अगर आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना होता है तो वो कैसे निकालते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला देख लिया, राइट? और एक स्पेशल केस भी देख लिया, दिस वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी वेक्टर, राइट? और यहाँ पर अपन ने एक स्पेशल केस देख लिया जहां पर दोनों उसके मैग्नीट्यूड कैसे हैं? सेम, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शंस हैं वो सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने इस सवाल में क्या देखा? मैंने बोला कि एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, इनिशियल एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पे, वो भी अपन ने देख लिया।
फिर अपन ने क्या कहा कि ये एक्सेलरेशन अगर लगती रहे और उस एक्सेलरेशन के प्रभाव में ये पार्टिकल अगर मूव करता चला जाए तो वो एक्सेलरेशन कैसी होगी, कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। और आप लोगों ने जवाब दे दिया कि सर ये एक्सेलरेशन चेंज हो रही है इसीलिए एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट क्लास, आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ही लिख लो, हैंड रेज करो, इसके बाद मैं आपको आज के सवाल देता हूँ, ठीक है, जो घर पे अपन को बनाने हैं। ठीक है, जैसे ही हो जाए हैंड रेज करो, ठीक है। ओके ओके ठीक, इसको अपन, ठीक है, आज के जो सवाल है ना उनको लिख लो। ये आपके लिए हर क्लास में अपन ऐसे कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है घर पे। और जो भी क्वेरीज होती है फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट, ओके ठीक है। देखो पहला सवाल, ठीक है, योर क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास अब की बार फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, और यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं। One is at the origin, right? Another one is here. Third one is over here. Fourth one is over here. ठीक है, अब की बार यहाँ दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंसेस है ना ये अपन को दे दिए हैं इस बार डायरेक्टली, ठीक है, rather than the coordinates ये डिस्टेंसेस दे दिए हैं। डिस्टेंसेस कैसे कैसे दिए हैं, ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं अपने पास ए ए ए और ए, ठीक है। 4 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, हर एक पर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, ठीक है, हर एक पर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, ठीक है। आपको बताना है, सपोज अगर इसको मैं सबके नाम दे दूं ए बी सी डी, राइट, तो लेट्स से आई नेम देम एज ए बी सी एंड डी, ठीक है। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द net force, right? What is the net force acting on A? क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? अगर है तो हैंड रेज कर लो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास एक स्क्वायर है बेसिकली, है ना, उसके साइड्स अपन को ए दिया हुआ है, उसके 4 एंड्स पर उनके पास चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है। आपको बताना है नेट फोर्स ए पर कितना काम कर रहा है बिकॉज ऑफ बी सी एंड डी, ठीक है। ओके ग्रेट, हैंड डाउन कर सकते हो, राइट। अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैं एक कंडीशन समझा देता हूँ। एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अपन ने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो हो जाना। किसी भी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो अपन इस सिस्टम, इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस दी हुई है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे दो पोजीशंस हैं। जैसे पहली वाली पोजीशन है a,0, अगली वाली पोजीशन है 2a,0, ठीक है। और कौन कौन से चार्जेस रखे हैं? चार्जेस जो हैं वो है Q0 और 3Q0, ठीक है, राइट। आपको मुझे ये बताना है कि भाई इन दोनों के बीच में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर अगर मैं एक पार्टिकल को रखूं, ठीक है, सपोज यहां रखता हूं, ठीक है, कोई भी एक जगह चुनते हैं, जैसे सपोज यहां रखता हूं, ठीक है,
वो कौन सा पार्टिकल होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, उस पार्टिकल के लिए पोजीशन क्या होगी अगर मैं चाहता हूं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो या वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, राइट। आप उसका चार्ज कुछ भी अज्यूम कर लो, लेट्स से क्यू, स्मॉल क्यू अज्यूम कर लो, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको बताना है कि इस क्यू पार्टिकल के लिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, पोजीशन मतलब समथिंग कॉमा समथिंग, ऐसा कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आपको मुझे बताना है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू सच दैट इसी जो अपन ने आज क्लास में पढ़ा है ना, उसी का यूज हो रहा है इसमें। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू सच दैट क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहां जब मैं a कॉमा 0 लिख रहा हूं, याद रखना कि इस a कॉमा 0 का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर अपने पास सपोज ये y एक्सिस है ना, और यहाँ x एक्सिस है। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये ओरिजिन है ना। तो a कॉमा 0 का मतलब क्या होता है वो याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है, कि a कॉमा 0 मतलब है ये वाला जो डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल का ओरिजिन से, दैट इज a। अगर मैं लिख रहा हूं 2a कॉमा 0, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज 2a। आई होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन, राइट। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस 2a है, ये बताने, भले यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है लाइक इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंसेस आई हैव ड्रॉन, बट देन ये मतलब है इसका, ये आपको समझना है, ठीक है। आपको इस पार्टिकल q के लिए इसकी पोजीशन प्रेडिक्ट करनी है, राइट। क्लियर हो रहा है? कंडीशन क्या है, सच दैट क्यू किस में है, इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अगर ये सवाल क्लियर है तो हैंड रेज करो, जरा हैंड रेज करो, ठीक है, ओके। अगला सवाल लिखना है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये पेज दोबारा देख लेना, आई विल ब्रिंग इट। अगला सवाल समझ लो। So here is your सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास 4 कंडीशंस दी हैं, ठीक है। आपके पास एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, 4 रेगुलर हेक्सागन्स दिए हैं, ऐसा कुछ। इस क्वेश्चन को ना लॉजिकल ढंग से समझने की कोशिश करना, डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, मतलब समय लगेगा। अगर लॉजिकल ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये ऐसा मानो कि ये चारों जो दिए हुए हैं ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर शब्द का मतलब होता है कि इनके साइज इक्वल है, ठीक है, ओके। अब क्या लिखता है सवाल में लिखता है कि सपोज अगर यहाँ पर अपन ने चार्जेस दे दिए सबको, सपोज यहाँ पर सबके पास क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाले में भी सबके पास क्यू चार्ज है, सिवाय 2 के, इसके पास माइनस क्यू है, इसके पास भी माइनस क्यू है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर किस तरह से अरेंज है इसको अपन देखते हैं। These are 2q each, right? These are q each, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन ले लेते हैं these are q each, ठीक है। फिर these are 2q each, ठीक है। तो अब इन केसेस में अपन को क्या बताना है कि which of the following, out of the 4 following figures, अपन इसको नाम दे देते हैं, let's say A, right, B, C and D, right, इन चारों में से, right, सेंटर पर लगने वाला फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किस केस में, किस केस में 0 है।
force at center is 0 in which of the four, in which of above four diagrams या arrangements. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? हैंड रेज कर सकते हैं क्या? अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक और है ना, लास्ट क्वेश्चन लिखो एक और, कि अपने पास ये सवाल देते हैं आप लोगों को, काफी अच्छे क्वेश्चंस इस जगह पर बनते हैं, ठीक है, इसमें बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड. अच्छा, मैं आप लोगों का ना एक नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ. देखिए कि आप लोगों को ये बात पता है क्या. एक चैप्टर है, राइट, एक चैप्टर है, क्लास 11th में पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन. ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, देखना. एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ सेंटर में अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है. क्या रख दिया? एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू. ठीक है, और इसके चारों ओर एक माइनस क्यू चार्ज इसकी परिक्रमा कर रहा है. क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, और एक मोशन डिस्क्राइब हो रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, राइट. अब सेंटर पर जो चार्ज है ना, उसके लिए अपन के पास मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और जो यहाँ पर चार्ज जो परिक्रमा कर रहा है ना, उसके लिए जो मास दिया हुआ है, ये जो छोटा सा पार्टिकल है, इसके लिए मास दिया हुआ है स्मॉल एम. ठीक है, आपको मुझे क्या क्या बताना है? आपको मुझे बताना है कि उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की, अगर सपोज क्वेश्चन में अपन रेडियस आर दे देते हैं, ठीक है, कितना दे देते हैं? आर दे देते हैं, तो आपको मुझे बताना है कि सबसे पहला पॉइंट, इस माइनस क्यू के लिए वेलोसिटी क्या होगी? मैं आपको हिंट दे देता हूं. हिंट क्या होगा पता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, दैट विल कम फ्रॉम, या दैट मेक्स अप फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स. सुना हुआ है इसका नाम? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ना माइनस क्यू को, वो कौन दे रहा है? इट इज गिवन बाय एफ ई. एफ ई मतलब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आपका हिंट है, ठीक है. तो आपको बताना है माइनस क्यू की वेलोसिटी कितनी है और उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी बताना. ठीक है, माइनस क्यू के लिए. ठीक है, इसको ट्राई करो. लेट्स सी कि आप लोग कर पाते हो. ठीक है, आप लोग अज्यूम कर सकते हो देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल इन्वॉल्व. नो ग्रेविटेशनल पुल मतलब इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, उसको इग्नोर कर दो. ठीक है, तो ये 4 सवाल बनाओ. ठीक है, और मुझे आप लोग ग्रुप पे बताना जैसे ही बन जाता है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को और सवाल दूंगा और अपन वो सारे डिस्कस करते हैं आने वाली क्लास में. ठीक है, सो आई विल गिव यू अ टाइम. बताओ कितना समय लोगे? मुझे अपना समय बताओ इन 4 सवालों के लिए, वन बाय वन. लेट मी स्टार्ट विद करुणा. करुणा, इन 4 सवालों को बनाने में कितना समय आपको चाहिए, बोलो. So 1 hour or yeah. 1 आवर मतलब मैं आपसे कल कब पूछूं? कल शाम को? कल शाम को बाय Yes, 6 sir. o'clock. ठीक है, Yes, sir. ओके. गौरी, इस इवनिंग 7 o'clock का राइट टाइम, उस समय तक हो जाएंगे? Yes, sir. हर्ष, यस सर. ठीक है, लिख लो ये चारों सवाल लिख लो. ये सेकंड पेज जैसे ही मतलब ये जो फर्स्ट पेज हो गया ये लिख लिया तो हैंड रेस करो. अगर ये हो गया है फर्स्ट पेज असाइनमेंट का तो हैंड रेस करो.
ठीक है, सेकेंड पेज जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, ठीक है, हैंड रेज्ड रहने दो, जैसे ही सेकेंड पेज हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, यस। जैसे ही सेकेंड पेज हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना। हर्ष आपने लिख लिया है सेकेंड पेज? यस सर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल लिख ही लो, मैं आपको चलो भेजता हूँ, अगला सवाल भेजता हूँ, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। पहले ये सवाल ट्राई करो, फिर अगला सवाल उसमें आप लोग को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो, ओके क्लास, राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। कोई डाउट है क्या? पूछ लो, आज की क्लास में कुछ नहीं समझ में आया, देख लेते हैं पूरी क्लास शुरुआत से, है ना। सो वी स्टार्टेड विथ हियर दिस पॉइंट, है ना। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले रिवीजन किया क्विक, फिर हमने वेक्टर फॉर्म देखा कूलम्स लॉ का, राइट, उसको अपन ने अच्छे से समझा, पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होते हैं वो देख लिया क्विकली, फिर अपन ने एक अच्छा सवाल देखा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, और उसी पर एक सवाल के अलग 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 पार्ट्स के जरिए काफी कुछ समझा और सीखा, राइट। दिस वाज आवर क्लास इन जनरल फॉर द डे, और अपन ने कुछ सवाल देखे हैं, इनको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई क्वेरी है इनमें से किसी जगह तो पूछ लो। अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो। यहां तक आज जो अपन ने पढ़ लिया, आज जो भी, उसमें सब कुछ क्लियर है तो हैंड रेस करो। ओके, चलो, एक्सीलेंट, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, और आगे का डिस्कशन करते हैं। चलो, थैंक यू क्लास, और असाइनमेंट्स याद से कर लेना, घर पर रिवीजन कर लेना जो भी पढ़ा है उसका। चलो, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू, Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू वेरी मच।